हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी को अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, वो भी 60 से ज़्यादा 60+ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड का ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा और एग्ज़ाम में प्रश्न भी आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों मिलेंगे भी, मुझे ये विश्वास है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे हैं दोस्तों। आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है राइजोबियम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राइजोबियम के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने 60+ क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसमें करवाऊँगा, मतलब करवा रहा हूँ, तो आपको हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो है, इसका पार्ट एक ही है। ये वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 3 यानी 3 वीडियो का निचोड़ है, ये वीडियो 3 वीडियो देखने के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझ पर विश्वास कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में फ़र्क पता चलेगा दोस्तों, ज़रूर चलेगा। ठीक है, ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का है दोस्तों। ट्राइकोग्रामा क्या है दोस्तों? तो ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का परजीवी है। परजीवी को हम इंग्लिश में पैरासिटोइड्स बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया जैव उर्वरक व जैव कीटनाशक से क्या लिखा हुआ है, क्या जैव उर्वरक व जैव कीटनाशक से पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है? दोस्तों जैव उर्वरक व जैव कीटनाशक से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पर्यावरण को नुकसान किससे पहुंचता है? तो जितने भी प्रकार के केमिकल हम खेतों में यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे केमिकल पेस्टिसाइड्स जैसे बहुत सारे यूज़ करते हैं हम, और ये हर्बिसाइड का प्रयोग भी करते हैं। हर्बिसाइड बोले तो शाकनाशी, पेस्टिसाइड बोले तो कीटनाशी, जितने भी रासायनिक कीटनाशी होते हैं उनसे ही नुकसान होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऐसे भी आपको प्रश्न मिल सकता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपास के खेत में कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, किसी प्रश्न को आप कम मत आंकना, हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एजोटोबैक्टर क्रोकोकम इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का जैव उर्वरक है, एजोटोबैक्टर क्रोकोकम। इसका प्रयोग कपास के खेत में हम करते हैं। कपास की खेती जब करते हैं तो कपास के खेत में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक होते क्या हैं आखिर? व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइज़र? आपके सब्जेक्ट का नाम बायो फर्टिलाइज़र है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको रखा है। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव हैं जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये भाषा आपको याद रखनी है, ये आपके जैव उर्वरक होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव उर्वरक के प्रयोग से फसलों की वृद्धि कितने प्रतिशत तक हो जाती है? यानी फसलों की वृद्धि कितने प्रतिशत बढ़ जाती है जैव उर्वरक के प्रयोग से? तो वो 20 से 30% हो जाती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल और PDF वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ। ट्राइकोडर्मा क्या है? तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा क्या है? तो ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवकनाशी है। कवकनाशी, इसी को हम बोलते हैं फफूंदनाशी या कवकनाशी है ट्राइकोडर्मा। ये एक प्रकार का जैव उर्वरक ही है। ठीक है, ये प्रकार का जैव उर्वरक है ट्राइकोडर्मा। सॉरी, जैव उर्वरक नहीं है ये आपका कवकनाशी है। ठीक है, एक प्रकार का जैविक कवकनाशी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइकोडर्मा को कौन से रोगों के प्रति प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कवक जनित, ये एक प्रकार का कवकनाशी है। पहले मैं आपको ये प्रश्न करवा चुका हूँ, तो इसका प्रयोग भी हम कवक जनित रोगों को नियंत्रण में करेंगे।
के खिलाफ इसका प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से जड़ सड़न के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य रूप से जड़ सड़न के लिए और कवक जनित रोगों के लिए ट्राइकोडर्मा का हम प्रयोग करते हैं और ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवकनाशी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफिड्स व सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एफिड्स व सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों जो हम एफिड्स व सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए वर्टिसिलम लैक्केनी का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है दोस्तों। चावल के खेत में एक जैव उर्वरक के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है अजोला पिन्नाटा का हम प्रयोग करते हैं चावल के खेत में जैव उर्वरक के रूप में, अजोला पिन्नाटा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोयाबीन कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोयाबीन के कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम नीमूरिया रिले का प्रयोग करते हैं, सोयाबीन के कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए। ये आपको याद रखना है। जैविक खेती में शामिल नहीं है। दोस्तों जैविक खेती में क्या शामिल नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक जितने भी होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, जितने भी ये कीटनाशक होते हैं, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक उर्वरक, ये सब जैविक खेती में शामिल नहीं होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कीटनाशक पदार्थ जो पौधों के आनुवांशिक सामग्री से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? वह कीटनाशक पदार्थ जो पौधों के आनुवांशिक सामग्री से प्राप्त किया जाता है उसको हम प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बोलते हैं? प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हैं, साथ में नोट करते चलिए तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कीटनाशक जो पादप यानी पेड़ पौधों में होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों वह कीटनाशक जो पादप यानी पेड़ पौधों में होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम वानस्पतिक कीटनाशक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों जो पादप पेड़ों में कौन सा कीटनाशक होता है, तो जैसे नीम का प्रयोग हम कीटनाशी के रूप में भी करते हैं। नीम के पेड़ से वो तेल निकलता है, उसका जो फल होता है उससे, तो वो वानस्पतिक कीटनाशक की श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी यहाँ पे रखा है मैंने, तो इसमें भी नीम है। वानस्पतिक कीटनाशक का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों वानस्पतिक कीटनाशक का जो उदाहरण है ये पिछली बार आपके बीएससी एग्रीकल्चर में पूछा गया प्रश्न है। जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके पिछली बार के भी प्रश्न हैं, तो आप इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वानस्पतिक कीटनाशक का एक उदाहरण दीजिए। तो वानस्पतिक कीटनाशक का उदाहरण नीम है दोस्तों। क्या है? नीम है। नीम में कौन सा ऐसा तत्व पाया जाता है या एक केमिकल पाया जाता है, रसायन पाया जाता है जिसके कारण उसमें कीटनाशक का गुण होता है? तो उसका नाम है अजैक्टिरेक्टिन। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि नीम का वानस्पतिक नाम क्या होता है या वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, नीम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है अजैक्टिरेक्टिन इंडिका। अजैक्टिरेक्टिन इंडिका होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इंडिका होता है, तो ये आपको याद रखना है अजैक्टिरेक्टिन इंडिका। अजैक्टिरेक्टिन कीटों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? दोस्तों अजैक्टिरेक्टिन जो है कीट की प्रजनन व पाचन क्रिया पर वो हमला कर देते हैं या उसको खराब कर देते हैं। कीटों की प्रजनन व पाचन क्रिया को खराब कर देते हैं। जो अजैक्टिरेक्टिन तत्व उसमें पाया जाता है, जैसे ही इसके संपर्क में कीट आते हैं तो उनकी प्रजनन क्रिया खराब हो जाती है, उनकी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक कीटनाशी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जैविक कीटनाशी बनाने के लिए हम नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन ने साथ में ही रख दिए हैं, जितने भी नीम से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये एक प्रकार का काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो जैविक कीटनाशी है ये, इसलिए मैंने इसके प्रश्न साथ में रखे हैं। तो नीम ऑयल का है, जैविक कीटनाशी बनाने किसका प्रयोग करते हैं? तो नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव रासायनिक कीटनाशक क्या है? तो दोस्तों जैव रासायनिक जो कीटनाशक होता है, जैव रासायनिक कीटनाशक वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं व कम विषैले होते हैं, उनको हम जैव रासायनिक कीटनाशक बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हर एक पॉइंट मैं जितने बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं काफ़ी आपको थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता चलूँगा वीडियो में, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखते चलना है दोस्तों। थोड़ा वीडियो थोड़ा हल्का सा लॉन्ग हो सकता है, लंबा हो सकता है, 20-25 मिनट के समथिंग, बट ये वीडियो आपका कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 का कोई काम ही नहीं है दोस्तों, आपको यही वीडियो देखना है केवल बस, और इसके अलावा मैं एक भी वीडियो नहीं लाऊंगा, एक ही वीडियो है ये सिंगल, इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए, पूरा वीडियो देखिए। बायोटिक क्या है दोस्तों? बायोटिक जैविक एजेंट या नेचुरल एनेमीज क्या होते हैं? तो बायोटिक एजेंट या नेचुरल एनेमी, तो वो परभक्षी होते हैं या परजीवी होते हैं। जैसे दोस्तों जैसे कोई किसी कीट को हमें नियंत्रण करना है, तो उसके जो परजीवी होते हैं उसको हम खेत में छोड़ देते हैं। तो परजीवी क्या करते हैं, उसको उसमें तनाव पैदा करते हैं। जो कीट होते हैं उसको उसमें तनाव पैदा करते हैं और उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनमें रोग पैदा कर देते हैं। तो ये परजीवी व परभक्षी हो जाते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक होते हैं। तो दोस्तों जैव उर्वरक क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया व कुछ साइनो बैक्टीरिया। दोस्तों इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, परभक्षी क्या होते हैं दोस्तों? जो दूसरे कीटों को खाए उसको हम परभक्षी बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो छिपकली होती है वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, तो उसके वो परभक्षी है, वो दूसरों को खाती है। और परजीवी क्या होता है, ये शरीर पर छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो, ऐसे मच्छर है तो एक प्रकार का परजीवी है, तो वो शरीर को खाता नहीं है बट शरीर पर ही रहता है ऊपर। जैसे आपने जुआ सुना हो, जू नाम होता है जुआ, तो वो भी एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया है दोस्तों। जैव उर्वरक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया व कुछ साइनो बैक्टीरिया वो जैव उर्वरक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं व कुछ साइनो बैक्टीरिया होते हैं। परजीवी हमेशा अपने शिकारी से छोटे होते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो परजीवी होते हैं वो शरीर के ऊपर रहते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं। जैसे जुआ होता है किसी या जानवर में हो या इंसान में हो, छोटा छोटा ही होता है, आपने देखा हो कभी, तो ऐसे बालों में पड़ जाते हैं जुआ, तो वो छोटा छोटा जुआ होता है। तो परजीवी हमेशा अपने शिकारी से छोटा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको भविष्य में हमेशा एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों, और काफ़ी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। जॉब से रिलेटेड अपडेट जब वैकेंसीज़ निकलती हैं तो आपको सबसे पहले हम आपको सूचित करेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए टेलीग्राम से भी और वीडियो से भी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा माइक्रोबियल कीटनाशक 20वीं सदी में जापान में खोजा गया? दोस्तों वो कौन सा माइक्रोबियल कीटनाशक है जो 20वीं सदी में जापान में खोजा गया था? तो वो है बैसिलस थुरिजिएंसिस। बैसिलस थुरिजिएंसिस है वो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपास का लेप्टोप्टेरस व अमेरिकी बॉलवॉर्म और चावल में तना बेधक को नियंत्रित करने के लिए कौन से माइक्रोबियल का प्रयोग हम करते हैं? तो बैसिलस थुरिजिएंसिस का हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए? कपास का लेप्टोप्टेरस व अमेरिकी बॉलवॉर्म और चावल में तना भेदक को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं बैसिलस थुरिजिएंसिस को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धान की फसल में शैवाल आधारित उर्वरकों ने उपज में कितने प्रतिशत सुधार करते हैं? तो जो धान की फसल है वो शैवाल आधारित उर्वरकों में उपज में कितनी प्रतिशत सुधार करते हैं? तो वो 10 से 45%, यानी 10 to 45% तक उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलता है, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म
जीव जैव उर्वरकों के प्रयोग से मृदा की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक होते हैं उनका जब हम मृदा जब जब उनका हम प्रयोग करते हैं तो मृदा की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मृदा की संरचना में सुधार होता है। ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनका प्रयोग करना मृदा की स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो उत्पादन लागत पर जैव उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों उत्पादन लागत का जैव उर्वरकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादन लागत कम हो जाती है। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा सस्ते मिल जाते हैं सस्ते में, तो और उत्पादन लागत कम हो जाती है और जो हमको प्रोडक्शन मिलता है, उपज मिलती है, वो बढ़ जाती है और कोई भी हमको खतरा नहीं रहता है। कोई भी हम जैसे कोई कीटनाशी का प्रयोग नहीं करते, कोई रसायन का प्रयोग नहीं करते, तो वो तो जहर है एक प्रकार का, तो वो भी खतरा नहीं रहता है। ठीक है। अनाबेना किस प्रकार का जीव है। दोस्तों अनाबेना जो है वो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। दोस्तों ये सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा। बायो फर्टिलाइज़र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आजकल जितनी बीमारी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आजकल आपने सुना होगा कि कम उम्र में ही कहीं ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं उनको हार्ट की बीमारी हो जाती है, कहीं कैंसर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों। क्योंकि हमने जो अपने खेतों में जो हम खाते हैं वो हम उसमें भी कुछ ना कुछ अंश होता है रसायन यानी केमिकल का। क्योंकि हम गेहूँ या चावल में ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, कोई कीटनाशी का प्रयोग करते हैं और ये शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, मतलब जितने भी हम ये रासायनिक उर्वरकों आदि रसायन का प्रयोग करते हैं तो ये हानिकारक होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपको बन सकता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बस बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। दोस्तों शैवाल का प्रयोग हम जैव उर्वरक के रूप में नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों शैवाल एक प्रकार का नहीं, जैव उर्वरक नहीं है, शैवाल एक प्रकार का वो है, एल्गी बोलते हैं, एल्गी। शैवाल का हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं करते, ये भी आपको याद रखना है। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजोला, एजोटोबैक्टर के प्रमुख कार्य क्या हैं। ये मैंने आपको कुछ जैव उर्वरक के नाम लिख के दिए हैं, तो इनके मुख्य कार्य क्या है। राइजोबियम, एजोला और एजोटोबैक्टर। दोस्तों इनका जो मुख्य काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकरण करते हैं और पौधों तक उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधे अच्छी से अच्छी उपज देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग के रूप में किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग। तो हम जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग हम करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव उर्वरक मिट्टी की परतों से को परिमार्जन यानी स्कैवेंज करते हैं, परतों से परिमार्जन करते हैं। तो जैव उर्वरक मिट्टी की परतों से फॉस्फेट का, यहाँ पे फॉस्फेट आएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉस्फेट आएगा दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है, फॉस्फेट का परिमार्जन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइजोबियम जैव उर्वरक एक साल में कितनी नाइट्रोजन की मात्रा स्थिरीकरण करता है। तो जो राइजोबियम जैव उर्वरक है वो एक साल में कितनी नाइट्रोजन की मात्रा स्थिरीकरण करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हर एक प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो हर एक प्रश्न को आपको या तो नोट कर लेना है या फिर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको जो पॉइंट आपको कठिन लग रहा है उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। फॉस्फेट घुलनशील उर्वरक क्या होते हैं। दोस्तों जो फॉस्फेट घुलनशील उर्वरक होते हैं वो वे जैव उर्वरक भूमि में उपस्थित फास्फोरस को पौधों को उपयोग करने में योग्य बनाते हैं, उसको हम फॉस्फेट घुलनशील उर्वरक कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फॉस्फेट को भूमि में घोल देते हैं और पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उनको फॉस्फेट घुलनशील उर्वरक कहते हैं। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जैव उर्वरक ही आपका सब्जेक्ट है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक वो है राइजोबियल बायो फर्टिलाइज़र।
राइजोबियम भी बोल सकते हैं, वही चीज़ है, लेकिन इसको हम राइजोबियल बायो फर्टिलाइज़र ही बोलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइजोबियम मृदा में किस रूप में रहता है? दोस्तों जो राइजोबियम होता है वो स्वतंत्र रूप में रहता है। राइजोबियम मृदा में स्वतंत्र रूप में रहता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। ये क्या स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, ये सहजीवी होता है दोस्तों। ठीक है, कैसा होता है? राइजोबियम एक सहजीवी बायो फर्टिलाइज़र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सहजीवी, एकमात्र सहजीवी बायो फर्टिलाइज़र है राइजोबियम। एजोटोबैक्टर का प्रयोग किन फसलों में करते हैं? तो दोस्तों एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम करते हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, टमाटर आदि में करते हैं एजोटोबैक्टर। गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपको याद रखना है, आलू, टमाटर। एजोस्पिरिलस का प्रयोग किन फसलों में करते हैं? दोस्तों एजोस्पिरिलस का प्रयोग हम ज्वार, बाजरा, मक्का आदि में करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसका प्रयोग हम किस में करते हैं, ये आपको ज़रूर याद कर लेना है, ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय फर्न बायो फर्टिलाइज़र है? दोस्तों एजोला एक जलीय फर्न है और इसका प्रयोग हम, ये किस में होता है? धान के खेत में होता है, पाया जाता है। ठीक है, एजोला एक जलीय फर्न है और ये धान के खेत में पाया जाता है। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, तो दोस्तों हेटेरोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो वो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि उत्पादकता पर पीड़कों एवं रोगों से हानि होती है, तो कृषि उत्पादकता यानी कृषि की जो उपज हमें प्राप्त होती है उस पर कितने प्रतिशत पीड़कों एवं रोगों से हानि हो जाती है? तो दोस्तों पीड़कों और रोगों से 30% तक हानि हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30%, 30%। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कीटनाशी कौन सा है? दोस्तों व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कीटनाशी है, उसका नाम है DDT। क्या है? DDT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशी है, दोस्तों विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशी भी DDT है। दोस्तों मैं आपको एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो आपका चैनल, आपका अपना ही चैनल है प्रबल एग्रो स्टडी, इसको दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको भविष्य में इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी। दोस्तों आपकी BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट भी हो जाएगी तब भी आपको इस पे हेल्पफुल वीडियोस, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस काफ़ी मिलती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। अभी और प्रश्न है दोस्तों, और करवा रहा हूँ आपको प्रश्न, अभी काफ़ी प्रश्न अभी बाकी है। हर एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली सबसे पुराने कीटनाशकों में से एक था, तो मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सबसे पुराने कीटनाशकों में से कौन था? एक मार्गोसा। ये नीम के पत्तों को हम मार्गोसा बोलते थे पहले, ये मार्गोसा था, नीम के पत्ते। ये पुराने ज़माने में सबसे पहले पुराने कीटनाशकों में से एक था मार्गोसा, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी। और अंत में आपको महत्वपूर्ण ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, सब महत्वपूर्ण है। अंत में जितना अंत बढ़ता जाएगा, मतलब वीडियो ख़त्म होने पर आएगी, समाप्त होने पर आएगी और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते जाएंगे। बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये मिलारडेट ने की थी दोस्तों। और शायद इन्होंने कब की थी दोस्तों? शायद इन्होंने की थी, शायद नहीं, शायद मुझे याद आ रहा है 1885 में की थी इन्होंने, 1885 में की थी मिलारडेट ने बोर्डो मिश्रण की खोज। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीलहरित शैवाल के साथ सहयोगी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दोस्तों नीलहरित शैवाल के रूप में के साथ सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका एजोला। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका एजोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजोला हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एजोला प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष लगभग कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? दोस्तों जो एजोला है आपका, ये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष लगभग कितनी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये आपको याद रखना है। एजोटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस रूप में स्थित करता है? तो अमोनिया के रूप में करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो एजोटोबैक्टर है वो अमोनिया के रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसमें
स्थिर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IAA और जिबरेलिन जैसे जैविक रूप से सक्रिय PGR को कौन ठीक करता है? तो IAA और जिबरेलिन जैसे जैविक रूप से सक्रिय PGR को एजोटोबैक्टर सही करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है और स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप पूरे प्रश्न नहीं देखेंगे तो दोस्तों आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और मेरी मेहनत भी दोस्तों बेकार हो जाएगी। यदि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो और अच्छे से अच्छा आपके नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एग्ज़ाम गया और कैसी वीडियो आपको लगी है। अभी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों भारत में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम कीटनाशी कौन सा है? दोस्तों भारत में जो सबसे आम कीटनाशी है वो BHC है, BHC। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया का नाम बताइए। तो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो राइजोबैक्टीरिया है वो है स्यूडोमोनास फ्लूओरेंसिस, स्यूडोमोनास फ्लूओरेसिस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है वो एजोस्पिरिलम में कितनी होती है? 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। एजोस्पिरिलम प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो 20 से 40 किलोग्राम करता है, और क्षमता भी पूछे तो यही हो जाएगा। ठीक है, वायवीय व अवायवीय दोनों स्थितियों में रहने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये मुझे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है तो मैं उस पर मार्क कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजोस्पिरिलम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैव उर्वरक प्रचुर मात्रा में कीचड़ पैदा करता है? तो एजोटोबैक्टर प्रचुर मात्रा में कीचड़ पैदा करता है, एजोटोबैक्टर। ट्राइकोडर्मा का आकार होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्राइकोडर्मा का आकार होता है 5 से 10 म्यूक्रॉन का है दोस्तों। ये जो है इसे हम म्यूक्रॉन बोलते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको म्यूक्रॉन बोलते हैं। ठीक है, म्यूक्रॉन नहीं, सॉरी माइक्रॉन बोलते हैं, माइक्रॉन। ठीक है, इसको हम माइक्रॉन बोलते हैं। तो 5 से 10 माइक्रॉन होता है इसका आकार। ट्राइकोग्रामा परजीवी का आकार होता है, तो 0.3 mm होता है, 0.3 mm होता है ट्राइकोग्रामा परजीवी। ये दोस्तों ये ट्राइकोग्रामा है और ये ट्राइकोडर्मा है, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। जो ट्राइकोग्रामा है मैंने लिखा भी है कि ये परजीवी एक प्रकार का, इसीलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का परजीवी है, मैं बता चुका हूँ परजीवी क्या होता है। और ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवकनाशी है, फंगीसाइड, ये कवकनाशी है। ठीक है, इंग्लिश में इसको फंगीसाइड बोलते हैं। तो आपको यदि इंग्लिश में पूछता है तो भी आपको याद रखना है, ट्राइकोडर्मा कवकनाशी है, ट्राइकोग्रामा एक परजीवी है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बायो फर्टिलाइजर विकास केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये गाज़ियाबाद में है, ये पिछली बार शायद पूछा भी गया था, बच्चों ने बताया था, पिछली साल ये एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय बायो फर्टिलाइजर विकास केंद्र स्थित है वो गाज़ियाबाद में स्थित है। कहाँ है? गाज़ियाबाद। अगला प्रश्न है, फॉस्फेट घुलनशील जैव उर्वरक के उदाहरण दीजिए। दोस्तों फॉस्फेट घुलनशील जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा दोस्तों स्यूडोमोनास, बैसिलस, माइक्रोकोकस, एस्पेरिजिलस, पेनिसिलम आदि, ये फॉस्फेट घुलनशील जैव उर्वरक हैं। ये क्या काम करते हैं मैंने बता दिया है इस वीडियो में कि फॉस्फेट जो घुलनशील, जो फॉस्फेट को फास्फोरस को उपस्थित फास्फोरस को घोल के पौधों तक पहुंचाते हैं, वो फॉस्फेट घुलनशील जैव उर्वरक होते हैं, और ये उसके उदाहरण हैं। दोस्तों मैं हर एक टॉपिक को इसमें कंप्लीट करने की कोशिश मैं किया हूं। दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है दोस्तों, तभी मेरी मेहनत सफल होगी, जब हर एक बच्चा इस वीडियो को देखेगा और उसको उसका लाभ मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग शेयर करना मत भूलना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, अपने मित्रों के साथ पर्सनली है तो पर्सनली शेयर कर देना, ग्रुप है तो ग्रुप में भी शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइजोबियम की खोज किसने की थी? तो मार्टिनस बिजेरेंक ने करी थी। राइजोबियम की खोज किसने करी थी? मार्टिनस बिजेरेंक ने। राइजोबियम की 10 किलोग्राम बीज के लिए बीज उपचार में मात्रा प्रयोग की जाती है। तो राइजोबियम की 10 किलोग्राम बीज के लिए बीज उपचार में मात्रा प्रयोग की जाती है, तो 10 किलोग्राम बीज के लिए 200 ग्राम की जाती है।
ठीक है। राइजोबियम की 10 किलोग्राम बीज के लिए, बीज के उपचार की कितने की जाए, 10 किलोग्राम बीज के लिए 200 ग्राम प्रयोग का प्रयोग हम करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रहने वाले यानी फ्री लिविंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जैव उर्वरक हैं, यानी ये स्वतंत्र रहते हैं, ये किसी के साथ सहजीवी नहीं होते हैं। तो एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एनाबीना, नॉस्टॉक। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि ये सब किसके उदाहरण हैं, ये स्वतंत्र रहने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जैव उर्वरक भी हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये सब क्या है, ये जैव उर्वरक के नाम हैं, आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये सब जैव उर्वरक हैं, इनके अलावा कुछ आपको मिलता है तो वो आपका नहीं है जैव उर्वरक। और ये है सहजीवी, ये भी जैव उर्वरक हैं, राइजोबियम, अनाबीना और एजोला। सहजीवी नाइट्रोजन है, ये दूसरों के साथ सहजीव रहते हैं, यानी एक दूसरों से मिलकर कुछ ऐसे रहते हैं, सहजीवी रूप में रहते हैं। अब इतना आपको याद रखना है बस, राइजोबियम, अनाबीना, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहचर या सहजीवी एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बोलते हैं, सहचर सहजीवी को एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बोलते हैं। जैव उर्वरक कौन सा है, तो एजोस्पिरिलम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एजोस्पिरिलम, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये था आज का वीडियो ये कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, ज़रूर ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि ये आपके कितने प्रश्न हो गए हैं दोस्तों, ये आपके 60 से भी ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं, लगभग 70 के समथिंग प्रश्न आपको हो गए हैं, 65-70 से ज़्यादा लगभग समथिंग हो गए हैं, जितने प्रश्न मैंने करवाए हैं 65-70 क्वेश्चन आपको हो गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप चाहो तो वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ भी करिए या इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो हो सकता है मैं वहाँ पे आपको इसकी हो सकता है तो PDF ज़रूर प्रोवाइड आपको करवा दूंगा यदि संभव रहा तो, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और आप लोग कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मतलब मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, कोई आपको डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इंस्टाग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम तो आपको फॉलो करना ही है दोस्तों, ठीक है, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों।